हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे जैसे एरो इंडिया पास आते जा रहा है, कई फॉरेन कंपनीज द्वारा कई प्रपोजल्स को सामने लाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत एक प्रपोजल रशिया की साइड से आ सकता है, जैसा कि रशियन मीडिया टास द्वारा पब्लिश किया गया है। तो रशिया द्वारा एरो इंडिया में पोटेंशियल कोऑपरेशन को डिस्कस किया जा सकता है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को लेकर। यहाँ पर बात हो रही है Su-75 चेकमेट फाइटर की। तो ये चीज बताई गई कि एक रशियन डेलीगेशन एरो इंडिया में पार्टिसिपेट करेगी, जो कि इंडिया को इनवाइट करेगी इनके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो ये चीज हम आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं होगा कि रशिया अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में इंडिया को इनवाइट कर रहा है। इससे पहले Su-57 के सिस्टर प्रोजेक्ट FGFA में भी इंडिया रशिया का पार्टनर था, लेकिन वर्क शेयर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर ये चीज मटेरियलाइज नहीं हो पाई। और जैसा कि हम अभी तक जानते हैं कि Su-57 अभी तक प्रॉपरली सर्विस में नहीं आ पाया है। यहाँ तक कि इस दिल्ली 30 इंजन का जो डेवलपमेंट है वो अभी तक चल रहा है और एक भी इन सर्विस एयरक्राफ्ट में ये इंजन नहीं लगा है। पर Su-57 के कंपैरिजन में Su-75 का जो प्रोग्राम है ये थोड़ा डिफरेंट है। Su-75 एक्चुअली एक डेरिवेटिव है Su-57 का, जिसको मेनली एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि रशिया द्वारा 100% TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दिया जाए। तो क्योंकि Su-57 के लिए डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज को Su-75 में यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट पीरियड है वो एक्चुअली कम लगेगा Su-57 के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर एक जगह पर पेच फिर से फंस सकता है और वो इंजन के TOT को लेकर है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस एयरक्राफ्ट में इस लिए 30 इंजन यूज किया जाएगा, जो कि रशिया का सबसे मॉडर्न इंजन है और फिलहाल डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। हिस्टोरिकली लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग रशियन इंजन की हमने करी है, लेकिन रशिया द्वारा कंप्लीट TOT हमें नहीं दिया गया। इवन Su-30 MKI जो कि हम इतने बड़े नंबर में ऑपरेट करते हैं, साथ ही साथ इनके जो AL-31FP इंजन हम इतने बड़े नंबर्स में बनाते हैं, इनका भी कंप्लीट TOT हमारे पास नहीं है। तो ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर हम Su-75 के प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं तो इस दिल्ली 30 का 100% TOT हमें मिलेगा। तो कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि ये टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि काफी कम कंट्रीज ने यहाँ पर महारत हासिल कर रखी है। और जो कंट्रीज फाइटर एयरक्राफ्ट बेचती हैं, उन कंट्रीज के लिए ये जो जेट इंजन्स है ये ब्रेड और बटर होते हैं, क्योंकि पूरे एयरक्राफ्ट को कॉपी किया जा सकता है, लेकिन इंजन को कॉपी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी जाती है तो सारी चीज भले दे दी जाए, इंजन की टेक्नोलॉजी कभी नहीं दी जाती, ताकि आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी कि OEM पर डिपेंडेंट रहें। क्योंकि अगर इंजन टेक्नोलॉजी किसी कंट्री ने शेयर कर दी तो सामने वाली कंट्री अपने खुद के एयरक्राफ्ट लेकर आ जाएगी और इनके मार्केट को कैप्चर कर लेगी। तो कंप्लीट TOT में इंजन टेक्नोलॉजी को देना खुद के मार्केट को किल करने के बराबर है। और जहां तक चांसेस है, ये रिस्क रशिया द्वारा नहीं लिया जाएगा, भले ही वो Su-57 को एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बना रहे हों। तो अब आते हैं एयरक्राफ्ट पर और डिस्कस करते हैं कि ये कितना कैपेबल फाइटर हो सकता है। तो Su-75 चेकमेट को 2021 के मार्क्स एयर शो में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर एक फुल साइज मॉकअप इसका दिखाया गया था। तो इसकी फर्स्ट फ्लाइट अगले साल प्लान करी गई है, यानी कि 2024 में, और इसको सर्विस में 2027 तक इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ऐसे अनुमान अभी तक लगाए गए हैं, पर यह चीज और भी आगे खिंच सकती है। ऑल्दो ये चीज़ हमने पहले भी बताई कि डेवलपमेंट में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यहाँ पर Su-57 से ही बोरो करी जा रही है। पर रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से यहाँ पर मामला थोड़ा लेट हो सकता है। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसा कि मार्क्स एयर शो में बताया गया था, इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ये 3000 किलोमीटर की है, और जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है ये 7400 किलोग्राम की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। साथ में ये मैक 1.8 की स्पीड को क्रॉस कर सकता है, और यहाँ पर इंटरनल वेपन बे भी दिए जाएंगे, जिसमें ये 5 मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा। बाकी यहाँ पर एक AESA रडार लगाया जाएगा, जो कि लो कॉस्ट डेरिवेटिव होगा Su-57 के AESA रडार का, जो कि NO-36 बेल का रडार है, और डेरिवेटिव है इरबिस E रडार का, जो कि Su-35 में यूज किया जाता है। बाकी यहाँ पर IRST सिस्टम, जैमर्स, ये सब Su-57 से बोरो किए जाएंगे। साथ में यहाँ पर AI टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा, और फ्यूचर में इसका अनमैन्ड वर्जन भी आ सकता है, जो कि ऑप्शनली मैन्ड होगा। तो यहाँ पर जो इंजन यूज किया जाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये इस दिल्ली 30 होगा। इस दिल्ली 30 इंजन की बात करें तो ये Su-57 के AL-41F1 इंजन के कंपैरिजन में 30% लोअर स्पेसिफिक वेट के साथ है और 18% मोर एफिशिएंट है।
साथ ही साथ AL41 F1 इंजन के कंपैरिजन में जो थ्रस्ट है यहाँ पर 171.7 किलोन्यूटन है, जबकि AL41 F1 में ये 140 किलोन्यूटन के आसपास का है मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग। साथ में इस दिलिये 30 इंजन के साथ जो लाइफ स्पैन ऑफर किया जा रहा है ये ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न इंजन्स के कंपैरेबल होगा, और अगर ऐसा है तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो कि रशियन इंजन्स के साथ आती है। बाकी SU75 के डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर एयर इनटेक के लिए डाइवर्टर लेस इनलेट दिया गया है, यानी कि DSI इनलेट दिया गया है। बाकी यहाँ पर ट्विन हॉरिजॉन्टल टेल दी गई है V शेप में। विंग डिज़ाइन की बात करें तो ये टेललेस डेल्टा है। कॉकपिट की बात करें तो ये कंप्लीट ग्लास कॉकपिट है और डेरिवेटिव लगता है SU57 के कॉकपिट का। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ है और जो अनएक्सपेक्टेड है वो ये है कि इसका पर यूनिट प्राइस 25 से 30 मिलियन डॉलर्स का बताया गया है, जो कि इसे एक्चुअली चीप बनाता है LCA तेजस से। तो ये थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप रफाल के पर यूनिट प्राइस को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 100 मिलियन डॉलर्स पहुंचता है। तो यहाँ पर कई चीज़ें जो हैं रेड फ्लैग भी हैं, जैसे कि जो प्राइस है ये इतना अनबिलीवेबल है कि स्कैम जैसा साउंड करता है। बाकी जो इस दिलिये 30 इंजन है ये 2016 से ही एक्टिव है, पर अभी तक ये कम्प्लीटली सर्विस में नहीं आया है। 2017 में इसे एक SU57 के प्रोटोटाइप में लगाकर देखा गया था, पर परफॉर्मेंस जो है ऑप्टिमम नहीं मिली थी और अभी तक प्रॉपरली इस इंजन के साथ SU57 को सर्विस में नहीं देखा गया है। तो जब तक एयरक्राफ्ट फ्लाई ना कर ले और इवन सर्विस में ना आ जाए तब तक उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस प्रोग्राम में अगर इंडिया शामिल होता है तो इंडिया को अपनी आंख बंद करके इस प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा, जो कि सेंस नहीं बनाता क्योंकि यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट्स अर्जेंट है, पर SU75 के प्रोजेक्ट में फिलहाल के लिए कोई सर्टेनिटी नहीं दिख रही। दूसरी चीज़, हम इस एयरक्राफ्ट को कहाँ कंसीडर कर सकते हैं, तो MRFA कंपटीशन के अंतर्गत हम इस एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन MRFA कंपटीशन में जितने भी एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम एयरक्राफ्ट सर्विस में है और प्रूवन है, तो वहां पर हम हवा में तीर नहीं चला रहे। SU75 के साथ केस डिफरेंट हो जाएगा। बात रही कॉस्ट की तो इवन SU57 भी बहुत एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट नहीं है, पर अपनी फर्स्ट फ्लाइट के इतने साल बाद भी अभी तक प्रॉपरली वो सर्विस में नहीं आया है। तो SU57 का प्रोजेक्ट जो है ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है SU75 के लिए। और हिस्टोरिकली क्योंकि हम SU57 का पार्ट रहे हैं तो SU75 के प्रोग्राम में घुसना उस गलती को दोबारा से रिपीट करना होगा। तो हमारा ये मानना है कि SU75 पर कुछ डिस्कशन हो, इससे पहले SU75 की फर्स्ट फ्लाइट होनी चाहिए और कुछ कम से कम परफॉर्मेंस पैरामीटर हमें एक्चुअल में पता लगने चाहिए, क्योंकि अभी तक जो नंबर्स हैं ये प्रेडिक्टेड नंबर्स हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ये इससे कम और ज़्यादा दोनों हो सकती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।